वेलकम। देश के सुपरहिट शो एंड 5 में आपका स्वागत है। तो आज इस हॉट सीट पर देश के सबसे चर्चित बाबू मोशाय हैं, इसीलिए हमने भी 5 फायर ब्रांड संपादक स्टूडियो में बुलाए हैं। उनकी सियासत का अलग ढंग है, विवाद भी हो जाते हैं क्योंकि हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है। बंगाल में कांग्रेस के दादा है, लेकिन बीजेपी या दीदी समझ में नहीं आता कि किससे खफा ज्यादा हैं। वैसे तो पूरे बंगाल में लोग इन्हें जमकर प्यार देते हैं, लेकिन यह भी पूछते हैं कि दादा कभी कभी पैर कुल्हाड़ी पर मारते हैं या कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। दिल में बस बंगाल का सपना पलता रहता है, बाकी कोर्ट कचहरी वाद विवाद का क्या, बंगाल की पॉलिटिक्स है, सब चलता रहता है। 14 हो या 19, जब देश पर मोदी का मैजिक चढ़ा था, वो कांग्रेसी दिया होकर भी तूफान से लड़ा था। नाम से थोड़े बेचैन हैं। जय, वीरू, गब्बर, बसंती मतलब शोले फिल्म के जबरदस्त फैन हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए लोकसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनके आगे विरोधियों की हर चाल रह जाती है, धरी की धरी टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। दादा स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हूं। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज कम सिट डाउन। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं। अरे बाप रे दादा थैंक यू वेरी मच, इतनी व्यस्तता के बाद आपने समय निकाला। मुर्शिदाबाद के नवाब, बरहामपुर के रॉबिन हुड, बंगाल के बाहुबली, कांग्रेस के वीर अधीर, हमारी रिसर्च टीम को आपके इतने सारे नाम मिले हैं। एक बार तो सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति से आपका परिचय कराया था टाइगर ऑफ बंगाल। ये मेरा सौभाग्य था और क्या। अगर मैडम सोनिया गांधी जी इस कदर तारीफ करती है, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। मैं खुद को नसीबदार महसूस करती। आप इतना हंसते मुस्कुराते हुए स्टूडियो में आए, लेकिन ये बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि दादा हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? कहाँ गुस्से पता आप गुस्से में नहीं रहते हैं? गुस्से में क्यों रहते हैं दादा? देखिए जरा एक बार प्ले करिए इसको। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ध्वजियां उड़ाई जा रही है, गोली चलाए जाते हैं, बेरहमी से हिंदुस्तान को, आम लोगों को खून किया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। अब निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। अब लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। पर नहीं कर सकते ये विषय पर, ये नकली हिंदू है। आम लोगों की पैसा लूटा जा रहा है। येस बैंक पे क्या हुआ? ये घिनौना साजिश बंद होना चाहिए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे है। सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। दादा यहां पर ये मुस्कुराहट, वहां पर वो गुस्सा, वो नाराजगी, लोकसभा में ऐसा लग रहा था दादा है, झुकेगा नहीं। ये गुस्सा नहीं, ये अपना बात डट के कहना, डट के खुद की बात रखना, अपने मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ खुद को पेश करना, ये गुस्सा नहीं। ये आप लोग ये गुस्सा कहेंगे तो ये गलत फहमी होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ये अच्छा, ये कभी गुस्सा नहीं। ये इतने सारे ऑडियंस यहाँ पर अपने बात रखना, ठीक है, अपने बात पे कायम रहना, यही बात। और डट के बात कह रहे हैं। आपको ये गुस्सा लग रहा था? वैसे नहीं, मैं ये बच्चों से पूछता हूँ, आपको गुस्सा लग रहा था? जोर से बताइए, हाँ या ना। अरे मुझे मैंने जब अरे ये बोल रहे हैं गुस्सा, चलिए फिर ये वाला देख लेते हैं दादा। एक बार जरा प्ले करिए एक और। ये भी गुस्सा नहीं, ये भी गुस्सा नहीं। दादा ये सौरभ, ये दादा सौरभ गांगुली वाले दादा वाला एकदम लुक क्यों था? ये देखिए, जब
अन्याय कोई कर रहे हैं, मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी, उनको जब अपमान कर रहे थे वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने, इसलिए कि वहाँ कई अन्याय के खिलाफ एक बंद, मतलब बंगाल में, और बंगाल के साथ बंद का परिचय आप जानते हैं। कौन सा महिला सम्मान की आप रक्षा कर रहे थे कि शर्ट उतार के खड़े हो गए? नहीं, मैंने पुलिस वालों के खिलाफ किए हैं। ठीक है दादा, लेकिन कहावत है दादा कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार गुस्से में आपके बयान आपकी पार्टी के लिए ही बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दिखाइए ना, मैं जवाब देने के लिए बैठे। मैं कुछ बयान सुना देता हूं। हाँ, सुनाइए ना। एक एक करके मैं आपको बयान बताता हूं। ममता बनर्जी को आप नमक हराम कह चुके हैं, स्वार्थी कह चुके हैं, अमित शाह को घुसपैठिया कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को गंदी नाली कह चुके हैं, बीजेपी के नेताओं को आपने एक बार रावण की औलाद कह दिया था, एक बार तो राहुल गांधी को आप ही ने पप्पू कह दिया था। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। देखिए, आप लोग अगर घुमा फिरा के देखिए, हर बात के पीछे एक पृष्ठभूमि होते हैं, बैकग्राउंड है। सबसे बड़े मैं आपकी इस बात पे नाराज हुआ कि, गुस्सा नहीं, नाराज हुई कि मैं राहुल गांधी जी को पप्पू कहा। अब दिखाइए किस लिए और कहां से ये बात आए है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया वालों ने अपने मर्जी मुताबिक, अपने खुशी मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक हम जैसे लोगों की बात को घुमा फिरा के तोड़ ताड़ के पेश करते हैं। ये डिस्टॉर्शन तो होते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं उनको कैसे पप्पू कह सकते? आप लोग अगर जबरदस्ती मेरे मुंह से निकालना चाहते वो अलग बात है। किस संदर्भ पे क्या बात हुई, ये सारे ये बच्चों को दिखाइए ना, तब मैं अपने बात कहने में मुझे सुविधा होगी। क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, किस संदर्भ में मैं बात किए थे, ये तो मुझे इतना याद नहीं है। ये बीजेपी वालों ने और राहुल गांधी जी की अवमानना करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए, ये मीडिया वालों का ही एक सबसे बड़ी दान है। और ये बीजेपी पार्टी की तरफ से यही प्रसार किए जाते थे। लेकिन दादा, कुछ तो ऐसे बयान होंगे ना जिनको आपको लगता होगा कि थोड़ा गलत हो गया है, गलत बोल। हाँ, बोल कहिए ना। मैं तो कोई भगवान नहीं, इंसान हूँ, गलत हो ही सकते। ऐसा कौन सा बयान आपको लगता है जो लगता है गलती हो गई? अब बताइए, मैं कहता हूँ किस संदर्भ में कहा या आगे पीछे क्या है। बीच से आप उठा के लाके तो कुछ खड़ा कर। दादा, आपने एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कह दिया। बिल्कुल सही, और आपने बाद में माफी मांगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। देखिए, उस दिन हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग जुलूस निकाले, सारे एमपीज। बीच में पुलिस बल ने, दिल्ली पुलिस वालों ने हम सबको घेराबंदी करके रुकवा दी। तो उस समय कुछ पत्रकारों ने, मतलब मीडिया वालों ने मेरे पास आए और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा जवाब में कि मैं हमारे देश की राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, इजाज़त लिए हैं, पुलिस वाले जाने नहीं देते, इसलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसी लड़का ने, मतलब पत्रकारों ने फिर दोबारा पूछा। मैंने कहा, कितने बार आपको कहूँ हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं? गलत जरूर हुई। 2 बार मैंने, उसके आगे 2 दफा मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति जी। तीसरी बार मेरी जवान के फिसले हुए मैंने कहा कि राष्ट्रपति। तो बस दूसरे दिन जब मैं सदन में आए तो अचानक देखते कि सदन के अंदर सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण खड़े हुए विरोध जता रहे हैं मेरे खिलाफ, और अगुवाई करती थी स्मृति ईरानी जी। तो मैंने कहा कि देखो, आप लोग ना राय की पहाड़ बना रहे हो। ये भी उस दिन कहा था कि देखिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदी में उतना आदी तो नहीं हूँ, आप भी समझ पा रहे हैं, मैं तो बंगाली हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे बात अगर लोग समझ जाए तो बस ये मेरे लिए काफ़ी है। और दूसरे दिन सोनिया गांधी जी की आदेश आई, मैं तुरंत, और उसके पहले भी ठीक है, मैं क्षमा मांग लिए। निर्मला सीतारमन को निर्बला सीतारमन कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? मैंने कहा जरूर मैंने कहा। अच्छा, आप ग्रामर निकालिए, निर्मला को निर्बला कहना क्या सही मायने में गलत है? मुझे पता नहीं, मैं
इतना ग्रामर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप लोगों से मैं जानना चाहते हैं क्या इसका मकसद क्या था? कि मैं ये कहना चाहते थे कि निर्मला जी इतना अच्छी है, लेकिन आप लोग उनकी जुबान से जो बात निकल रही है बजट के दौरान, उसमें लगता है वो निर्बल कर रहे हैं, निर्बला कर रहे हैं। निर्बल मतलब उसको पावरलेस किए जाते हैं। ये क्या बहुत बड़ा क्या गलती था? ये कोई अपराध था कि मैं निर्मला? आपको गलती पूछ नहीं, लेता हूं दादा, निर्बला ये संसद में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? नहीं 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 नहीं, आप ग्रामर निकालिए, अभी आप ग्रामर निकालिए, ग्रामर निकल के नीरव की मतलब क्या है आप देख लो। अगर मैं नीरव का मतलब शांत होता है, नहीं, वही तो कहा हूं, मौन होता है। मौन होते हैं। किस लिए कहा? जब मणिपुर में इस घटना घट रही है, हमारे देश की महिलाओं को बलात्कार किए जाते हैं, खुलेआम टीवी में दिखा जाते हैं, तो हमारे मोदी जी नीरव मोदी होकर बैठे हैं, मतलब चुप्पी साधे हैं। आप निकालिए ना ग्रामर। लेकिन दादा, इस आधार पर बीजेपी वाले आपके कई नाम देते हैं। वो पता आपको लगा। बोलते हैं बेचैन रंजन चौधरी, आपका नाम हो सकता है, परेशान रंजन चौधरी, व्याकुल रंजन चौधरी, इससे अति उत्साहित रंजन चौधरी। बीजेपी बोलती है आपके भी ये सारे नाम हो सकते हैं। ये आलोचना सुनकर और बीजेपी नेतागण की ये टिप्पणी से मुझे लगता है कि मैं सही रास्ता में चल रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है अजीत बाबू, हाँ कहिए। दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक बार किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था, तो वो बोलता है कि डोंट लूज एंगर, यूज एंगर। तो नाराज होते रहिए, लेकिन सही वक्त पे नाराज हुइए, हमेशा नाराज मत रहिए। दूसरी बात, आपसे लोग जब पूछते हैं कि आपने इसको इस नाम से पुकारा, उस नाम से पुकारा, तो क्या आपको ये याद आता है कि आपके नेता को किस नाम से ये लोग पुकारते हैं? हाँ? आपके नेता को ये लोग किस नाम से पुकारते हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इसको वो बोला, उसको नीरव बोला, उसको ऐसा बोला, उसको निर्बल बोला? ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़िए। आप नेता विपक्ष थे, मतलब नॉट नेता विपक्ष बट लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस थी। उसके पास वो नंबर्स नहीं थे जिससे कि वो नेता विपक्ष आप बन जाते, जैसे आज राहुल गांधी हैं। और जब वो लीडर थे अपनी पार्टी के, आप हाउस में, तो आप सस्पेंड भी किए गए चेयर के द्वारा। आज जो आपके नेता के साथ पार्लियामेंट में होता है, उसके बारे में कुछ समझाइए। आपने कभी राहुल गांधी को फोन करके बोला कि ये जो हो रहा है इसको आप रोकिए, इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज लगाइए? देखिए, राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, सरकार को सुनना चाहिए। और सदन तो एक ये डेलिबरेशन करने की जगह है, ये डेलिबरेटिव फोरम है। तो राहुल गांधी जी को बात बोलने के बाद सरकार की तरफ से जो कहना कह दे। लेकिन अगर राहुल गांधी जी की बात बोलने में इतना, चेयर की तरफ से वो कहते हैं कि राहुल जी को नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए ये नियमों की बात अगर किया जाए ना, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं कि कोई बात उठाने के कोई माना है, नियमों के मुताबिक कोई नहीं बात करते वहां। ठीक है। उतना व्याकरण मान के हर बात नहीं होते वहां। हमारी पार्टी की तरफ से कुछ हम बोलना चाहते थे, अगर ये बोलने का मौका दिया जाता तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते। अब व्याकरण दिखाते हैं, कौन सा व्याकरण माना जाते हैं यहाँ अंदर? एक बात और नहीं, देखिए कहिए ना। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। हाँ। उस स्थिति में भी जब आपकी पार्टी बहुत छोटी थी, क्योंकि आप नेता विपक्ष थे, मतलब लीडर थे अपनी पार्टी के, ये राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों दे दिया वेणुगोपाल को? ये ठीक किया क्या? नहीं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीएसी के चेयरमैन थे, उनके बाद दूसरे कोई नहीं आए थे। नहीं, राहुल गांधी तो अब खुद नेता विपक्ष हैं,
उस वक्त दो तो साल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन नहीं खड़गे वो। साहब थे, उसके बाद अरे थॉमस जी आए थे। आप निकलिए मत इस सवाल से। थॉमस जी सवाल से पीएससी की बच के चेयरमैन निकल बनी रहे थी। हैं। ऐसा आप नहीं सवाल होगा। से बच के निकल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, कह रहा हूं बच के नहीं। कि राहुल गांधी फुल फ्लेजेड नेता विपक्ष हैं और ये ट्रेडिशन है कि नेता विपक्ष जो है पीएससी का चेयरमैन होता है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीएससी के चेयरमैन थे, 2 साल के बाद थॉमस जी आए थे वहां, तो थॉमस जी का विपक्ष के नेता थे उस समय नहीं। ये पार्टी के अंदर की बात है। ये चौधरी साहब, मैं बहुत छोटे छोटे सवाल जिनका आप हाँ ना में कर सकते हैं, 2-3 सवाल कर दें। हाँ कीजिए ना। पिछले चुनाव में 2021 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें पहली बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों 0 हो गई। हाँ। बीजेपी 3 से 73 हो गई। बंगाल में कांग्रेस वाले मिठाई बांट रहे थे। हाँ किस बात की? हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मुझे बताइए ना, आप 0 हो गए। एक स्टेट में 2 राष्ट्रीय पार्टियां पहली बार, 50 साल से आप वहां नहीं रहे, उसके बाद सीपीएम आई। समझ गया आपके बात। मैं एक बात कर रहा हूं, यानी 2 राष्ट्रीय पार्टियां बंगाल में 0 हो जाएं और जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी जिसका सिद्धार्थ शंकर रे आखिरी मुख्यमंत्री थे वो पूछ रहे वो हैं कि मिठाई 0 बांट पे रही मिठाई थी, पे क्या कौन मतलब बांटता इसका है? जी, एक तो ये है। एक मिनट। दूसरा सवाल भी मैं अगर कहें एक एक करके जवाब हाँ, देना। ठीक, प्लीज प्लीज। यही दुर्भाग्य की बात है, आपने सही मुद्दा उठाया कि बंगाल में यह स्थिति नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल में धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस हालत में पहुंच चुकी है कि धर्मनिरपेक्ष जितने पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा मुसीबत आ गए, ये मैं मानता हूं। आप बंगाल की अगर इतिहास देखा जाए तो बंगाल में कभी दूसरे स्टेटों की तरह जैसे कि कास्टियस पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स, ये दोनों का बंगाल में मान्यता नहीं थी। अगर देखा जाए तो जिस दिन से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी पार्टी में गठबंधन होने लगे बंगाल में, धीरे धीरे बंगाल की माहौल बदलने लगे। आप लोग पत्रकार है, काफी ज्ञानी व्यक्ति है, कभी बंगाल में कास्ट को लेकर चुनाव और पॉलिटिक्स नहीं होती, सियासत नहीं होती थी। बंगाल में कास्ट की बदले क्लास की पॉलिटिक्स होती थी, नॉट कास्ट बट क्लास। और दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स बंगाल में कभी मान्यता नहीं मिली, इसलिए बंगाल में मान लीजिए 30% से ज्यादा मुसलमान होते हुए भी कभी मुस्लिम लीग पार्टी का कोई उनका जगह नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ बीजेपी जब सत्ता कब्जा करने के लिए मैदान में उतरे, खासकर 2014 के बाद, ये ध्रुवीकरण तीखा से तीखी होते जा रहे थे। और 2021 साल में क्या हुई? आ गए एनआरसी। मोदी जी दिल्ली से लेकर झोली लेकर चले गए बंगाल में और लोगों को भरोसा देने लगे, हिंदुओं को, कि मैं सत्ता पे आते ही एनआरसी लाऊंगा और एनआरसी लाते ही सारे यहाँ जो घुसपैठियां हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप बिस्तरा बोरिया बांध लो, आपको सारे भगाने की हम प्रयास शुरू कर देंगे, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हिंदू लोगों को ये लगा कि हाँ, कोई जबरदस्त कोई नेता आए हैं, सारे घुसपैठियों को भगाने की प्रयास करेगी, इनके लिए प्रतिबद्ध है। और ये मौका को अपने पक्ष लाने के लिए, मौके को फायदा उठाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतरी और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम ये रहमतुल्लाह बोल के, और मैं हूं, कोई मुसलमानों को कोई बिगड़ नहीं पाएंगे, सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, जब तक मैं रहूंगा तो मुसलमानों के लिए कोई मुसीबत नहीं। परसेप्शन ये है कि तो एक मिनट दादा, अभी यह बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कांग्रेस 0 होने के बाद भी इस बात से खुश थी कि ममता जीत गई। तो वहां पे बंगाल में कांग्रेस तो अंदर खाने टीएमसी को जिताना चाहती थी। नहीं। आप अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, ईमानदारी की बात आप कह नहीं पा रहे हैं। बंगाल में मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस खुश हो रही थी कि ममता जीत गई, और पूरे बंगाल में आज की तारीख में आपके अलावा बता दीजिए कौन है
जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहा है। एक आपका उपचुनाव में जीता, वो भी ममता ले गई। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में जवाब शामिल कर सुनिए, लिया। जवाब। हाँ दादा जवाब दे दीजिए। सारे बंगाल में आम कांग्रेस कार्यकर्ता, आप मान के चलिए हमारी लड़ाई ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के ठीक खिलाफ, है, ठीक है। दोनों पार्टी के खिलाफ। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी ये दोनों हमारे सबसे ठीक है दादा, विरोधी अब पार्टी है, बंगाल के ऊपर क्योंकि इन लोगों के लिए, ये दोनों पार्टी के लिए धर्मनिरपेक्ष की जो जगह ठीक है बनाए रखना चाहिए था, वो जगह खत्म हो रहे हैं। आप और जो- इसके चलते कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों को ही हानि आप हुई। जो बता रहे हैं दादा, मैं इस पे आऊंगा। बंगाल पे एक लंबी बातचीत करेंगे, जयशंकर जी भी हैं, दिनेश भी हैं, उनसे पे उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अब मैं बस एक यहाँ पर दो वर्ड्स बोलूंगा और देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त क्लैपिंग होगी। वो दो वर्ड्स हैं रैपिड फायर। ये हमारे शो का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है। आइए दादा, कम विद मी, मैं आपको बताऊंगा कैसे में। आइए आइए, यहां पर इस वॉल पर आपके सामने 2 या 3 या कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको एक चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है। दादा आपको इधर आना होगा। तो हम रैपिड फायर को शुरू कर रहे हैं और जो हमारा पहला रैपिड फायर है, दादा आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है वैसे? अब देख लेते हैं दादा का बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, बंगाल और बॉलीवुड देखते हैं। आइए दिखाइए हमारा पहला सवाल, प्ले करिए इस वक्त रैपिड फायर का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल रैपिड फायर का, पसंदीदा एक्टर कौन? एक टीएमसी, एक बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती। दोनों ही पसंदीदा है। आपको दोनों पसंद है? एक ये दोनों पसंदीदा है मेरे। ज्यादा कौन सा पसंद है? ज्यादा कम की बात नहीं, दोनों बड़ा एक्टर है। अच्छा, एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी लगती है? दोनों का ही एक्टिंग अच्छा है, एक एक संदर्भ में। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा एंग्री होते हैं, अरे वाह, शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा बहुत एंग्री होते हैं, और मिथुन थोड़ा बहुत चलिए देखिए इस देश में रोमांटिक होते हैं। हमारा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बेहतर विचारक कौन? विचारक बेहतर जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों की दोस्ती थी, लेकिन विचार अलग थे। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है। एक संदर्भ में नेहरू जी, दूसरे संदर्भ में नेताजी जी। ये दोनों का लक्ष्य एक था, ये तो मानना पड़ेगा, वो दोनों का लक्ष्य एक था। दोनों चाहते थे हिंदुस्तान की आज़ादी। रास्ता चुनने में दोनों का अलग विचार था, तो दोनों ही बड़ा विचारक है। लेकिन दादा बेहतर विचारक कौन है? नहीं, ऐसा नहीं। बेहतर विचारक जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए हमारे देश की आज़ादी हुई थी, और उस नेताजी सुभाष चंद्र थे, इसके लिए भी हमारी देश आज़ाद हुई थी। तो दोनों का ही इसमें दान है। तो मैं इस कैसे अलग करूं? आत्मा तो एक ही है। ठीक है, कोई बात, ठीक है, पॉइंट टेकन। अगला सवाल का एक जवाब मिलना ही चाहिए। आइए जरा दिखाइए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये देखिए, जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, ये है बेहतर क्रिकेटर कौन? 2 टीएमसी, गौतम एक गंभीर को बीजेपी। पसंद करता है, गौतम गंभीर को। अच्छा, 2 टीएमसी, एक बीजेपी में आपको गौतम गंभीर पसंद है? गौतम गंभीर को पसंद करता है। बीजेपी के सांसद रहे हैं, हो सकता है, लेकिन प्लेयर, जब प्लेयर अच्छे लगते हैं, सबसे व्यक्ति भी अच्छा है गौतम गंभीर, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है। देखिए वाह, क्या बात है। ये गौतम गंभीर बड़े सज्जन एक शख्स। अच्छा, ये आपने पसंद किया तो ये भी हमें समझ में आ गया कि आपकी फेवरेट टीम केकेआर है। नहीं, ऐसा नहीं, आईपीएल के बारे में उतना मुझे दिलचस्पी नहीं है। हाँ। लेकिन गौतम गंभीर को मैं बहुत पसंद करता वैसे यूसुफ पठान की बल्लेबाजी कैसी लगती है आपको? हूं। मैं ज्यादा तो खेल नहीं देखा उनको। हाँ। बड़े बड़े छक्का मतलब मारते थे उनके भाई, और दोनों का ही मैं बड़ा फैन हूँ। वैसे इलेक्शन में भी छक्का मार दिया उन्होंने। हाँ जी, जो बिल्कुल माना, मैंने हारी। ठीक है, ओके। दादा आप बड़ा शानदार जवाब दे रहे हैं। अब क्रिकेट से निकलकर हम अगली आपके सामने एक फुल टॉस बॉल देख रहे हैं। देखिएगा आप, ये फुल टॉस या गुगली है, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर रैपिड फायर का, बेहतर राजनेता कौन? शुभेंदु अधिकारी,
हुमायूं कबीर या अभिषेक बैनर्जी? तीनों नापसंद है। तीनों नापसंद। ठीक है। और है क्या? नहीं भी है दादा, प्लीज वेट। आइए अगला ऑप्शन दिखाते हैं। ये तो आपने तीनों ही रिजेक्ट कर दिए। अगला ऑप्शन दिखाइए, शायद अगले ऑप्शन में कुछ दादा को पसंद आए। दिखाइए, प्ले करिए तेजी से जरा, दिखाइए हमारा अगला ऑप्शन क्या है यहां पर। ये देखिए जरा, बेहतर राजनेता कौन? अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी? इसमें अरविंद केजरीवाल। ओके, अरविंद केजरीवाल। वाह, ऑडियंस आप चेयर कर रहे हो और यहां पे जवाब आ रहे हैं। अब देखिए, शायद अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल होगा। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल, दिखाइए। रैपिड फायर का अगला सवाल यह है कि बेहतर अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी, मैडम ठीक है, सोनिया जी। ठीक है। सोनिया जी उनका जवाब था। सोनिया जी, प्ले करिए हमारा अगला सवाल, दिखाइए जरा। अब यह है बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हेमंता बिस्वा शर्मा, पी विजयन, ममता बनर्जी? ये मैं तीनों को कमजोरी है, ये मैं इसमें टिप्पणी करने के मैं जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। नहीं, लेकिन गवर्नेंस किसकी ठीक लगती है? ये गवर्नेंस तीनों ही फेल चुके हैं। तीनों ही फेल हो गए हैं। मतलब बंगाल में तो मैं जानता हूं, आसाम में भी ध्रुवीकरण के चलते सारे बिगड़ चुके हैं, और विजयन साहब भी वही कर रहे हैं केरल में। अच्छा, ठीक है दादा। अब अगला जो सवाल है उसमें आप अपनी एक पसंद जरूर बताइएगा, वरना ये सब लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। दिखाइए जरा सवाल, दिखाइए हमारा अगला सवाल। दादा ने कहा ये तीनों ही फेल हैं। खैर, अगला सवाल दिखाइए हमारा अगला सवाल, प्ले करिए। वो ये है रैपिड फायर में कि बेहतर रणनीतिकार कौन? देखिए, ये देश की और राज्य की कुछ भलाई के लिए कोई नीति बने, रणनीति बने, तो इसका विचार हो सकता है। लेकिन ये दोनों में से किसी के लिए मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं है ऐसा कि दोनों को मैं किस आसन पे बैठे, क्योंकि एक तो देश के लिए और एक राज्य के लिए दोनों ही विवादित व्यक्ति है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए, एज अ थर्ड पर्सन, की किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? अमित शाह जी की या ममता बनर्जी बीजेपी की? पार्टी सत्ता पे जब आए तो ये अमित शाह जी की उसमें बड़ा योगदान थे, ये देश के लिए, मतलब मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी। और बंगाल में सत्ता पे जब आए ये टीएमसी पार्टी, तो उनकी छवि बंगाल के आम लोगों के सामने बड़े साफ सुथरा थी, उनकी लड़ाई थी। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी की वो लड़ाई बदलते हुए आज आम लोगों के लिए ये बड़े परेशानी खड़ा कर दिए हैं, और सारे बंगाल में ये दुर्दशा इनके खातिर अभी हो रहे हैं। ओके। तो मैं किसका पक्ष लूं? ठीक है, दादा ने जवाब दिया। ये दादा बैठते हैं जोरदार, और दादा ने वैसे लगभग सभी सवालों के काफी क्लैरिटी से जवाब दिए। दादा, अब एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जरा मैं चाहूंगा कि आप बुलेट पॉइंट में जवाब दें कि अधीर रंजन चौधरी जी को ममता बनर्जी से इतनी समस्या क्यों है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा। ये कोई मेरा व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मैं खुले आम सबके सामने कह रहा हूं, देशवासियों के सामने। मेरे साथ किसी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। ममता बनर्जी की अगुवाई में हम लोग भी बंगाल में संघर्ष किए थे, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस को ही तोड़ना और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे चुप नहीं रह गए, क्योंकि हम जहां भी जाए रूट हमारा कांग्रेस पार्टी है। और ये ममता बनर्जी, देखिए, मैडम सोनिया गांधी, हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की मदद से ममता बनर्जी बनी, लेकिन फिर उन्होंने उस पार्टी की अगर खत्म करने की कोई कोशिश करे, तो कांग्रेस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कैसे चुप रह सकता? तो मेरा विरोध नीतिगत विरोध है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बंगाल में गठबंधन हो ही नहीं पाता। कुछ नेता कहते हैं कि जब जब दीदी से बात होती है, अधीर रंजन चौधरी रायता फैला देते हैं। ऐसा तो मुझे पता नहीं मैं क्या किया। आपको लगता है कि बंगाल में गठबंधन होना चाहिए? किसके साथ? दीदी के साथ।
वो देखिए, जो मेरे दायरे की मुद्दा हो उसमें बात करो आप, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं क्या किए हैं सारे, लेकिन दादा आपको सब आपके सामने है। आपको ममता बनर्जी में खामियां दिखती हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखती? राहुल गांधी जी को शायद आप लोग सही मायनों से पहचान नहीं पाए। राहुल गांधी एक नेक और नेक इंसान है, आप मान के चलिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं ना, उसमें दम रहते हैं। आज तक बताइए, राहुल गांधी जी एक कोई तर्क उठाया जिसके पीछे दम नहीं था और जिसके जवाब सही मायनों से आज की सरकार दे पाई। एक मुद्दा। और अखिलेश यादव? एक मुद्दा ना, अखिलेश यादव भी अच्छा बात करते हैं। मैं आपके एक सुना देता हूं, प्ले करिए एक बार। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं पूरे देश में अगर आप बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ दीदी है। कलकत्ता गए थे, कोई अपना काम में टीवी का फुटेज लेने गए थे, मिल गए। वो कर ले फुटेज खाने गए थे। तो यूपी में क्यों नहीं करते गठबंधन? लेकिन टीवी दादा यूपी में टीएमसी है कहाँ? नहीं है तो क्या है, बनाएंगे। कौन कहते कि टीएमसी नहीं है यूपी? ठीक है सर एक मिनट, जयशंकर नहीं है यूपी में। ठीक है, यूपी चुनाव में उतरे थे टीएमसी के लोग। ठीक है, ओके। जयशंकर जी। अधीर जी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैं अजीत के सवाल से आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं 2004 का चुनाव में आपके क्षेत्र में गया था कवर करने के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए, और उस समय आपका जलवा जलाल अजब का था। और मैं अभी लोगों से बता भी रहा था कि साहब, उस म्यूनसिपैलिटी में जब मैं घूम रहा था तो सड़क किनारे जो नलियाँ थी उसमें से पानी निकाल के पीने का मन हो रहा था। इतना साफ पानी होता था वहाँ पे। इतने अच्छे काम किए थे आपने। थोड़ा लाउडली बोलिए सर, थोड़ा लाउडली। वो बोल रहे हैं कि 2004 में आपको कवर करने गए थे और आपका जलवा जलाल होता था, बहुत सफाई होती थी वहां। नहीं, बहुत अच्छे काम किए थे आपने। बल्कि हमको याद है कि जो सांसद निधि के बारे में भी चौराहों में टांग देते थे आप कि इतना रुपया आया है, इतना हमने ये काम में खर्च किया है, और जो काम है आप लोग बताइए। तो एक दिन 2004 का वो था, और आपके चलते मुर्शिदाबाद और जंगीपुर का भी चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे ड्यू टू अधीर रंजन चौधरी, ये वहाँ के लोग बोलते थे, हम जो पूरा इलाका घूम के आए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 में आपको यूसुफ पठान जैसे एक नौसिखिया आदमी से भी चुनाव हार गए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अधीर चौधरी के हराने हैं किसी हालत पे, तो उन्होंने गुजरात से एक क्रिकेटर को लाए और ये देखकर लाए थे कि वो मुसलमान है। हो गया प्रचार। जब शुरू होने लगे तो ममता बनर्जी की पार्टी प्रचार में ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान बार बार आप दादा को वोट देते हो, इस बार भाई को वोट दो। दादा मतलब हिंदू होते हैं, भाई मतलब मुसलमान होते हैं। और प्रचार के तौर पे एक ही चीज पेश किया गया कि ये इमाम का बेटा है, मस्जिद में पाला पोसे हैं, इनको वोट देने से आपको सही होगी। इनको अगर हारे तो मुसलमान समाज के लिए गुनाह होगी। हो गया। और उन्होंने भी अपनी जुबान नहीं खुली, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं की, किसी को वोट देने के लिए भी नहीं किया। रोजाना जितने हो सके मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगे, सिर्फ खुद को मुसलमान साबित करने के लिए। हो गया। फिर भी ममता बनर्जी को ये लगे कि इससे भी मैं अधीर चौधरी को नहीं हरा पाएंगे, तो क्या किया, नया कोई तरीका निकलो। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वो हिंदू इलाका में रामनवमी के दिन एक दंगा फैला दी गई बड़ी सुनियोजित तरीके से। मैं उस दिन आ रहे थे बाहर से प्रचार करते हुए, तो जब मुझे खबर मिली तुरंत मैं इलेक्शन कमीशन से बात करते हुए वहां तैनात किया सारे सेंट्रल बल को, और ये दंगा रुकवा दी। फिर भी ममता बनर्जी लगे तो फिर भी मैं विफल हो गई। तो क्या कहा, खुद की पार्टी की एक मुसलमान विधायक उनको जमीन पे उतार के कह रहे, बयान पेश कराया कि इस बहरमपुर में या मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान होते हैं और 30% हिंदू होते हैं।
अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। अच्छा हो गया। वो वीडियो लेकर ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की इस बयान को, मतलब इसका संज्ञान में लिया था इलेक्शन कमीशन। ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की और साथ साथ वो वीडियो लेकर सीधे उनकी पार्टी के जो एजेंट वो चले गए हिंदू गांव में और प्रचार करने लगे कि देखो मुसलमान ये कह रहे हैं तो सारे हिंदू लम्बंद हो जाओ और सारे बीजेपी को वोट डालो। ममता बनर्जी खुद अपने पार्टी के लिए नहीं, हिंदुओं को वो कह रहे हैं प्रचार में कि आप बीजेपी को वोट डालो, सारे लम्बंद होकर, क्योंकि बीजेपी को जीतने का संभावना है। जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 70% के लगभग मुसलमान है, बाकी हिंदू है। हो गया। 2019 साल में जहां बीजेपी पार्टी को 1,40,000 वोट मिली थी, 2024 साल में इस प्रचार के चलते बीजेपी पार्टी को 3.25 लाख वोट मिल गई। एक सवाल और है, लोग कहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, ममता को फायदा पहुंचाता है, कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाता है। और आपको एक तरह से जो स्लीपर सेल की बात की जाती है कि बीजेपी के बहुत जगहों पे स्लीपर सेल्स हैं, उसमें आपका नाम भी जोड़ देते हैं लोग कि आपका भी फायदा उसको मिलता है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको ममता से लड़ना है कि बीजेपी से लड़ना है। जवाब जी। 5 साल मैं विपक्ष की मतलब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की मैं लोकसभा के नेता थे, तो मेरे सारे बयान और सारा भाषण आप लोग पत्रकार है देख लो, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो मैं बीजेपी को और बीजेपी नेता को किस तरीके से मैं गलत शब्द प्रयोग किया था इसके बारे में मुझे सवाल पूछा गया, तो यही तो चालाकी है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए मुझे भी बीजेपी बनाने का तो कोशिश करेगा ही, फिर भी वो सफल नहीं हुई क्योंकि मुसलमान मुझे वोट डाल दी। मुझे मेरे साथ मेरा वोट चले गए बीजेपी के जेब में जब ये प्रचार किए गए कि 70% मुसलमान मार के हिंदू को गंगा में बहा सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कहते, आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी के अभी भी जो विधायक है वो जो दिखा रहते हैं हुमायूं कबीर, वो खुद विधायक खुले आम मीडिया के सामने ये स्वीकार करते हैं कि मुझे ममता बनर्जी उकसाते हुए और ममता बनर्जी के आदेश में मैं ये बयान पेश किया, क्योंकि दादा लेकिन ये हुमायूं कबीर के लिए बोलते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता थे, कभी आप ही के चेले हैं, ये कहा जाता है इनके लिए। हाँ, चेले थे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। बोलते हैं आप ही के आगे पीछे घूमते थे ये। थे, जब कांग्रेस करते थे आगे पीछे क्यों नहीं घूमेंगे? कांग्रेस जब पार्टी करते थे कांग्रेस पार्टी तो घूमेंगे। आप मेरे साथ आए, कल कहाँ जाएंगे मैं क्या? दादा शॉर्ट में ये बता दीजिए, इस वक्त बंगाल में शायद सवाल पूछा है ना भाई साहब, हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मैं शिकार हूं। आप ये बोल रहे हैं कि आप विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन है। ये बताइए अभी बहुत शॉर्ट में दादा, अभी इस वक्त बंगाल में क्या स्थिति है? चुनावों के लिहाज से कौन आगे, बीजेपी या टीएमसी? इस बार कांग्रेस की हालत थोड़ा बेहतर होगी। कांग्रेस सरकार बना रही है? सरकार नहीं, ये मैं कहने की जगह नहीं हूं जी, लेकिन जो 0 से शुरू किए थे फिर भी हमारे एक है, अभी हम उससे बहुत आगे निकलेंगे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार इधर बीजेपी और टीएमसी की बनेगी। बीजेपी टक्कर में है? हमसे तो आगे है बीजेपी। ठीक है, बिल्कुल आगे है। ठीक है दिनेश सर दिनेश क्विक टेक दिनेश योर सर। आप करेंगे लेफ्ट के साथ? हाँ, लेफ्ट के साथ अलायंस होगा? ये ऐसी तय करेंगे ना हमारे पार्टी की ऑल इंडिया पार्टी। जी सर, दिनेश बड़ी आसानी से खुद को प्रे और विक्टिम बता देते हैं कि हमारा शिकार हमारे लोगों का ममता बनर्जी कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपके नेताओं का शिकार। आप इतने आसान शिकार कैसे बन जाते हैं? इतने आसान शिकार आप तो नहीं बने, दूसरे नेता कैसे बन गए? मैं तो नहीं बनी। और एक बात और जानना चाहता हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी की डगर आज नहीं तो कल पकड़ तो नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी आपको लेके कदरन सॉफ्ट रहते हैं। मोदी जी के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता तो खराब नहीं है, प्रधानमंत्री है, वो दुश्मन तो नहीं है मेरा। जब हमारे विचार के मसला आते हैं, हमारे नीति के मसला आते हैं, तब मैं मोदी जी की विरोध करता हूं। यार खुलेआम करते हैं, ऐसा नहीं चुप्पी साधे नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक बार नहीं कई बार मोदी जी के सामने गए, क्योंकि मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। मान लीजिए कि विजिलेंस कमिश्नर कौन बनेगी, सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगी,
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन बनेगी, ये चर्चा करने के लिए जाना ही पड़ता थे। तो व्यक्तिगत रूप से तो मेरा कोई साथ कोई दुश्मनी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन जब नीतिगत मसला आते हैं, आदर्श के सवाल आते हैं, उसूलों की मसला आते हैं, खुलेआम करते हैं मोदी जी की विरोध। और मोदी जी को विरोध करते हुए मुझे सदन से बाहर भी कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया था मेरे को, क्योंकि मैं मोदी जी को आलोचना किए थे, मोदी जी के खिलाफ बात उठाई थी, इसलिए मुझे सदन से निकाले भी गए थे। दादा आपको भी जल्दी है, थोड़ा समय भी कम है, अब मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि टीएमसी जो है वो गुंडागर्दी करती है, अपराधियों के दम पर चुनाव जीतती है। टीएमसी के लोग कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। हमारी रिसर्च टीम ने आपके बारे में कुछ जानकारियां जुटाई हैं। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर आप नक्सली आंदोलन में जुड़ गए, पढ़ाई के दौरान ही रिवॉल्वर चुरा ली, एक नेता की हत्या का आरोप रहा है, जेल गए हैं, आपके ऊपर सरकारी अधिकारियों को पीटने का मुकदमा है, हत्या के प्रयास का मुकदमा है, धमकाने के मुकदमे हैं, तोड़ फोड़ के मुकदमे हैं, और तो और अश्लील गाने और शब्दों के इस्तेमाल के भी मुकदमे हैं। अच्छा, आप सारे हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की विरोध करना और सत्तारूढ़ पार्टी के दुश्मन बनना बराबर है, यही दुर्भाग्य की बात है। और मैं जरूर नक्सलपंथी राजनीति जब करना शुरू किए थे तो मैं 9 या 10 क्लास की छात्र थी, तो नक्सलपंथी राजनीति करना कोई गुंडागर्दी तो नहीं था मेरी सोच में, क्योंकि नक्सलपंथी एक आदर्श के तहत नक्सलपंथी पार्टी बने थे। गरीबों की मदद करो, गरीबों की साथ रहो, गरीबों की अपने हक छीनने का कोशिश करो, गरीबों की अपने अधिकार दिया करो, यही नक्सलपंथियों की उस समय के नारा था। मैं बच्चे थे, मुझे लगा ठीक है मैं भी कुछ करे, ये नक्सलपंथी हो गया। इसके लिए जेल जाने पड़ी, 6 साल जेल में मैं 6 साल रहा जेल में। तो ये तो एक आदर्श की चलते, इसको आप गुंडागर्दी कहोगे तो गुंडागर्दी, और इसके आप ये कहोगे कि भाई रिवॉल्वर चुरा लेना कहां से आदर्श है? रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ शामिल हुई तो रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ शामिल हुई। दादा रिवॉल्वर चुरा लेना कहां से आदर्श है? रिवॉल्वर किसी को नहीं चुराया, मैं चिंता किया था, जमींदारों की बंदूक छीना था। ठीक है, जमींदारों की बंदूक छीना था, ये रेवोल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। जमींदारों की घर पे घुसकर बंदूक छीनाकर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ एक साथ लड़ने की सपने लेकर जमीन में उतरे। ठीक है। इसको आप कहेंगे बंदूक चुराते हैं तो चोर हूं, इसको आप कहेंगे कि मैं डकात हूं तो डकायत हूं, जो भी आपकी मर्जी करनी है। ठीक है, लेकिन दादा लोग ये कहते हैं, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप गुस्सैल तो हैं ही, लेकिन आपको भूलने की भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप भुलक्कड़ भी बहुत बड़े हैं। क्या ये है? हो सकता है, ध्यान की आप लोगों के नाम भूल जाते हैं ना, ध्यान की कमोबेश तो होते हैं, कहीं अटेंशन ज्यादा रहते, कहीं अटेंशन कम, ध्यान की कमोबेश तो होते हैं लोगों को। दादा आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, कब मिले थे ये भूल जाते हैं। एक बार तो आपकी पत्नी दुबई में आपका इंतजार कर रही थी, आप दुबई जाना ही भूल गए। ये सच बात है कि नहीं है दादा? हाँ बात तो सच है, गलत हुई थी, ये बात सच है। सच है। उनकी बर्थडे पे मुझे बुलाई गई थी। हाँ। सही मायने में आपकी पोल पट्टी कोई खोलना चाहता है, एक बार सुन लेते हैं, जरा प्ले करिए। भुलक्कड़ तो है, लेकिन घर के मामले में जरूर है। अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, हमारी जन्मदिन भी भूल जाते हैं, और उनका जन्मदिन कैसे भूले तो वही दुबई कहानी है। मैं उस टाइम दुबई में थी और उनको मैंने कहा कि मैं तो आ नहीं पाएंगे, आप आ जाओ, तो उनका टिकट विकेट करके सब करके भेज दिया। मैं एयरपोर्ट आके रुकते गए कि अभी आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं, फ्लाइट आ गया। तब फ़ोन किया, पता चला कि उन्होंने अपने दरबार में मुर्शिदाबाद में बहरमपुर में बैठे हैं। मैं जब फ़ोन किया, कहा कि ओ हो मैं तो भूल गए, जाना भूल गए। तो मतलब ही इज दिस काइंड ऑफ कैजुअल एक्चुअली। दादा ये क्या था? ये तो पूरी पोल पट्टी खोल दी गई आपकी। जो हुआ तो सही है, आप बोल रहे हुआ तो सही है ना, जो हुआ तो हुआ, क्या करे। एक और राउंड है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं फिर से एक नाम लेता हूं और ये कुछ अलग अंदाज में है, रैपिड फायर यहां पर। और दादा इसमें आपको यही रहना है,
इसमें आपको सिर्फ दो ऑप्शन है, ये है सहमत और ये है असहमत। कैमरा आपके सामने दादा, या तो आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये लीजिए, बोलना नहीं है इसमें दादा। मैं यहां पर आ रहा हूं, आप वहीं बैठिए। आइए जरा, अब जरा रैपिड फायर राउंड का ये शो का वहां जाए, नहीं आप वहीं बैठिए, आप वहीं बैठिए। ये शो का लास्ट पड़ाव है और यहां पर दिखाइए जरा हमारा रैपिड फायर का पहला सवाल, दिखाइए जरा। दादा, एसआईआर जरूरी है, सहमत या असहमत? देखिए इस तरीके की एसआईआर की असहमत हूं मैं। नहीं, आप असहमत, रेड दिखाना होगा तो। हाँ, ये असहमत हूं इस तरीके की। ठीक है, ठीक है। अगला चेयर करिएगा, खूब प्ले करिए हमारा अगला सवाल। यहां पर अगला सवाल जो है वो ये है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, सहमत या असहमत? देखिए ये सरकार की जानकारी में होगी। अभी आप इससे सहमत है असहमत है? नहीं, सरकार की जानकारी में होगी, ये ठीक है, सवाल नहीं है। ठीक है, आपने पास कर दिया। सरकार की जानकारी में होगी, मैं कैसे बताऊंगा? अगला सवाल, मैं चाहूंगा हौसला अफजाई यहां पर होती रहे नॉन स्टॉप। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। दादा बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला सवाल यहां पर यह है, धारा 370 वापस आनी चाहिए, सहमत या असहमत? 370 बंगाल की हालात जब देखते हैं दादा, सहमत या असहमत? बोलना नहीं है। नहीं, ये तो मतलब जगह के मुताबिक अब तो आपको ये सोचना पड़ेगा किस संदर्भ में कहे जाते हैं। अब ये सारे आम नहीं किए जा सकते, कुछ संदर्भ में होते हैं। अगला सवाल प्ले करिए। मैं चाहूंगा यहां पर नॉन स्टॉप जरा शेयर करते रहें। आइए दिखाइए जरा अगला सवाल। अभी तक दादा ने सिर्फ एक बार हमको जवाब दिया है, अब इसमें तो जवाब जरूर आना चाहिए। बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, सहमत या असहमत? मैं तो ये कहूंगा कि बजरंग दल खुद बजरंग जी को अपमान करते हैं, इसलिए बजरंग दल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बजरंग दल बजरंग जी को छवि धूमिल करते हैं। बजरंग जी को जो छवि, वो छवि धूमिल करता है बजरंग दल। ठीक है, तो आपने यहां पर पास कर दिया। चलिए अगला सवाल। दादा उसको हाथ में पकड़े रहिए, हमें लग रहा है आप जवाब देने के मूड में नहीं है, ऐसा दिखाइए जरा। अगला सवाल दिखाइए जरा, सहमत या असहमत है दादा? अगले सवाल से ये देखना आज हमारे लिए जरूरी है। और ये देखिए, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए, यस या नो, सहमत या असहमत? देखिए ये मेरे दायरे की बाहर की बात है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन आप जानते हैं मेरा राय क्या होना चाहिए इसमें। अब बता दीजिए अपनी राय दादा, बता तो दीजिए। नहीं, क्या राय होना चाहिए खुद जानते हैं कि मैं तो लड़ता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल दिखाइए। अगला सर दादा, अब आपकी राय बहुत जरूरी है, हम आपकी राय मानेंगे। दिखाइए जरा, प्ले कार्ड अपने हाथ में जरूर रखिएगा दादा। दिखाइए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल, ये सारे बच्चे भी जरूर इसका जवाब जानना चाहेंगे। ममता बनर्जी ईमानदार नेता हैं? नहीं है। अरे बाप रे बाप, दादा ने एक्साइटमेंट में एकदम कैमरा का फ्रेम टूट गया। ठीक है दादा, ओके, नोटेड। आइए अगला सवाल दिखाइए। अब ये दादा बड़ा, हमारे जितने भी एडिटर्स हैं ये जरूर जानना चाहेंगे, हालांकि सबको काफी कुछ जानकारी है सब चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहेंगे। दिखाइए अगला सवाल। अगला सवाल, सहमत या असहमत? हमारा सवाल यह है आपके लिए, गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होता है, सहमत या असहमत? ये गुटबाजी नहीं, हमारे पार्टी के नेता सब जानते हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी कभी गुटबाजी की मदद नहीं करते, गुटबाजी को इंडल्ज नहीं करते। अब आपने नाम ले दिया है तो अगला सवाल भी मैं यहां पर उन्हीं को लेकर सब पूछे जा रहा हूं। जोरदार जरा दादा जवाब दे रहे हैं। दादा अगला सवाल जरा देखिए जरा, और अब बताइएगा दादा। अगला सवाल हमारा यह है कि, प्ले करिए भाई, ये देखिए, 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब दादा ये जो सवाल है ये हर कोई जानना चाहता है, इस जो अगला सवाल आने वाला है, आप देखिएगा, और जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कंफर्म। आइए दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल।
अधीर रंजन चौधरी हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। सहमत या असहमत? उधर दादा, उधर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे। ओके, ये क्लिप हमेशा याद रखी जाएगी दादा। लेकिन दादा बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला और बहुत बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।